वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 19 करेंगे सामाजिक विज्ञान की, जो 24 सितंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ आपको एक लिंक दिख रहा होगा जिस पर आप क्लिक करके इंग्लिश मीडियम में इसको सॉल्व होते हुए देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आने पे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम हो जाएगा। अब ये जो वर्कशीट है इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर ये आपने पूरा अच्छे से समझ लिया तो आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझ में आ जाएगा जो ज्योग्राफी में काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए देखते हैं, ध्यान से समझना इसको। क्या आपने ऐसा कुछ देखा या महसूस किया है? यह सब पवन के कारण होता है क्या? जैसे आपने कभी देखा हो छाता आपका उल्टा हो गया हो, या आपके बाल उड़ रहे हो, या आंधी आ गई हो, या आपने कपड़े सूखने को डाले हों, या बारिश पतझड़ से और उससे काफ़ी सारी पत्तियां उड़ रही हों। अब पवन क्या होती है ये देख लेते हैं। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। पवन मंद गति व तेज गति से चलती है। अत्यधिक तेज पवनें हल्की चीज़ों को उड़ा ले जाती हैं। तूफान के रूप में मजबूत पेड़ों को भी उखाड़ फेंकती हैं। अब पवन क्या होगा? सपोज़ करो आपके पास एक ये पूरी जगह है, इसको खाली, अब इस तरफ है ज़्यादा प्रेशर, ऊपर से प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है। तो क्या होगा, जब प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा तो जो साथ वाले हैं वो इधर उधर भागेंगे, जैसे भगदड़ होती है। अब इधर की तरफ है कम प्रेशर वाला, तो हाँ पवन कैसे चलेगी? जब ऊंचे प्रेशर वाले जो पवन के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हल्के की तरफ भागेंगे तो ही तो पवन चलेगी। जैसे पूरा एक, जैसे भगदड़ में क्या होता है, एक तरफ भीड़ ज़्यादा होती है, भीड़ ज़्यादा है तो उस पर प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, तो क्या होगा, एकदम से वो इधर उधर भागेंगे। अब इधर उधर भागेंगे तो जहाँ खाली जगह होगी उधर ही तो भागते हैं ना। तो एक तरीके से यही पवन होती है जो उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चले। स्थायी पवनें कौन सी होती हैं? स्थायी पवनें होती हैं जो परमानेंटली वहाँ रहते हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। इसका उदाहरण क्या है? व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। ये हम आगे पढ़ेंगे कि कौन सी होती हैं व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। फिर होती है स्थानीय पवनें जो एक पर्टिकुलर स्थान पे रहती हैं। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। अब ये कौन सा है? ये किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए छोटे से क्षेत्र पे चलते हैं। उत्तर भारत में गर्मी के मौसम में चलने वाली लू भी स्थानीय पवन ही होती हैं। फिर एक होती है मौसमी या सामयिक पवनें। मौसमी क्या है? जो मौसम के हिसाब से चलती हैं और नहीं। ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशाएं बदलती हैं। उदाहरण के लिए क्या है? भारत की मानसून पवनें जो गुजरात की तरफ से होती हुई, जैसे गुजरात अपना पश्चिम से होते हुए उत्तर की तरफ चलती हैं, बट वो आगे पहाड़ों से फिर ऐसे मुड़ के आ जाती हैं वापस, तो ये मौसमी पवनें हैं। फिर है वात। ये क्या बताएगा? दिग्दर्शी का प्रयोग पवन की दिशा निर्देशित करने के लिए किया जाता है। जिस तरफ इसका एरो होता है उस तरफ की मतलब पवन चल रही है। और ये आप ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ बना देते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ताकि आपको पता चल जाए। अब ये देखो, ये एक डायग्राम दिया गया है, ये एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम है, इसको आपको अच्छे से समझना होगा। रटने से कुछ नहीं होगा। रटोगे सीधा अगर उत्तर देखने लग जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है इस वर्कशीट को समझने का, करने का। तो आइए देखते हैं क्या क्या होता है। प्रमुख वायुदाब पेटियाँ एवं पवनें। वायुदाब में अंतर पवन प्रणाली की उत्पत्ति का मुख्य कारण है। अभी हमने समझा था ना, ये जहाँ उच्च वायुदाब होगा वहाँ से निम्न वायुदाब की तरफ पवन चलती हैं, और इसी वायुदाब के डिफरेंस की वजह से ही पवन हमेशा चलती हैं। वायु हमेशा उच्च दाब वाले स्थानों से निम्न दाब वाले स्थानों पर चलती हैं। अब ये कुछ पवनें दी गई हैं जो हमारी पृथ्वी पर रहती हैं, होती हैं, और ये परमानेंट टाइप हैं। तो इसको देख लेते हैं कैसे कैसे होती हैं। इसको एक बार जूम करके देख लेते हैं। अब जैसे ये देखिए, सबसे हम शुरू करेंगे शून्य से। अब आपको पता है, आपने पहले पढ़ा भी होगा कि जो सूरज सबसे ज़्यादा इक्वेटर पे या भूमध्य रेखा पे सबसे ज़्यादा रहता है, ये आपको पता ही होगा। क्यों? क्योंकि ये पोल वाले होती हैं, अपनी पृथ्वी इस प्रकार से घूमती है कि मैक्सिमम टाइम भूमध्य रेखा के सीधे ऊपर होता है सूरज। तो अब ये बता, सूरज अगर जहाँ ज़्यादा पड़ेगा तो वहाँ गर्मी ज़्यादा होगी।
अब आपने ये भी नोट किया होगा, जैसे कभी आप पानी को उबालते हैं, नीचे से उसको गर्म करते हैं गैस पे, तो उसकी वाष्प बनती है ना, वो ऊपर की तरफ उठती हैं। उसका जो स्टीम है वो ऊपर की तरफ उठता है ना। इसका मतलब क्या है, जब गर्म होती है तो वो ऊपर की तरफ उठती है खाली जगह पे। तो इसी प्रकार यहाँ भी होता है, जब यहाँ गर्मी ज़्यादा बनती है तो इसकी वायु गर्म हो जाती है, तो वायु गर्म होती है तो वो ऊपर की तरफ उठती है। अब जब ये ऊपर की तरफ उठेंगी तो वह जगह खाली हो जाएगी ना नीचे, तो उसके आसपास जो ठंडे इलाके वाली जगह होंगी जहाँ पे वायु दाब उच्च होगा। क्यों उच्च होगा? क्योंकि वहाँ वायु ज़्यादा है, तो वो इसकी तरफ आने लगेंगी। तो ऐसे ही प्रणाली ये पूरी जगह चलती है। तो अब इसको देखते हैं। सबसे पहले होती है भूमध्यरेखा रेखा निम्न दाब, डोलड्रम बोलते हैं इसे। यहाँ पे अगर सूरज ज़्यादा होगा तो आपकी क्या होगी, तो यहाँ गर्मी ज़्यादा होगी। गर्मी ज़्यादा होगी तो वायु ऊपर उठेगी, तो खाली जगह बनेगी, तो मतलब ये निम्न दाब हो जाएगा, कम प्रेशर वाला पॉइंट। यह भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण तक फैला हुआ है। ये 0 से 5 डिग्री ऊपर नीचे है, जो नीली लाइन आपको मोटी सी दिख रही है। इस क्षेत्र में पूरे वर्ष तापमान अधिक रहता है, इसलिए वायुदाब हमेशा कम रहता है। मौसम परिवर्तन के साथ साथ इन पेटियों में भी उच्च उत्तर और दक्षिण क्रमश खिसकाव होता रहता है। अब जब यहाँ होगी तो इसके साथ वाली वायु इधर की साइड आएगी, तो ये इसी डायरेक्शन में क्यों चलेगी, इधर से और इधर से। तो ये आपको याद करना है, जब उत्तरी गोलार्ध में हमेशा जब ये इसके हमारी पृथ्वी कैसे घूमती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ, ऐसे गोल गोल घूमती है। तो जिस वजह से क्या होता है, ये इनकी डायरेक्शन थोड़ी सी ऐसी हो जाती है। अब ये ऊपर जाएगा तो उत्तरी की तरफ ये ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे इधर, और इधर से आएंगे पीछे की तरफ ऐसे। तो ये देखिए, ये अब आप आगे वाली क्लास में और अच्छे समझेंगे। अभी सिर्फ आप ये देख लीजिए, यहाँ जब उच्च तापमान होगा या निम्न होगा तो यहाँ की हवा इधर की साइड चलेगी निम्न की तरफ, क्योंकि उच्च से निम्न की तरफ चलती हैं। तो एक ही हो गया डोलड्रम वाला इलाका, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, डोलड्रम वाला हो गया। अब दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा उपोषण उच्च दाब, हॉर्स अक्षांश। इसको बोलते हैं उपोषण उच्च दाब, हॉर्स अक्षांश। इसमें क्या होता है, देखिए, यह उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री उत्तर अक्षांश और दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री दक्षिण के आसपास स्थित है। ये 0 है, यहाँ 30 के आसपास है। 23.5 से कर्क रेखा जाती है और दक्षिण में मकर रेखा जाती है, उससे हल्का सा नीचे है। अधिक तापमान रहते हुए भी यहाँ पर उच्च दाब पाया जाता है, ठीक है। कैसे पाया जाता है वो भी देखेंगे। भूमध्यरेखा रेखा पट्टी पर उठने वाली वायु ध्रुवों की ओर बहने लगती है, लेकिन यह पवनें पृथ्वी के घूमने के कारण पूर्व की ओर विक्षेपित हो जाती हैं। ठंडा होने के कारण वायु उतरने लगती है। इस तरह उच्च दाब क्षेत्र बन जाते हैं। यहाँ से जो पवनें भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं उन्हें व्यापारिक पवनें कहते हैं, और ध्रुवों की तरफ चलने वाली पवन को दोनों गोलार्धों में सनातन पछुआ पवन कहा जाता है। अब देखो, यहाँ से जब ये वायु ऊपर उठ रही थी गर्मी की वजह से, और साथ वाली वायु नीचे आ रही थी, इधर से देखो नीचे आ गई थी ना। अब ये क्या है, जब ये वायु ऊपर उठ जाएंगी तो ऊपर की तरफ वातावरण ठंडा होता है। आपको पता भी होगा कि जैसे कभी आपने पढ़ा होगा, जैसे जैसे ऊपर वातावरण में ऊपर उठते जाते हैं तो वहाँ ठंड ज़्यादा होती है। तो जब अब वो पृथ्वी हमारी घूम भी रही है तो किधर, पूर्व की तरफ चलने लगती हैं पवन, क्योंकि पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व की तरफ चल रही है, घूम रही है। और ऊपर से तापमान ठंडा होगा और वो किधर की साइड जाएंगी, वो अपनी इधर की साइड जाने लगेंगी दोनों तरफ। ये ऊपर उठेंगी, और जो आपको पता है जहाँ जिधर ठंड होती है वहाँ वायु नीचे होती है, ठंडी हवा हमेशा नीचे होती है। तो इनको ऊपर की तरफ, ध्रुव की तरफ, दोनों तरफ ध्रुवों की तरफ जगह मिल जाती है, तो ये वहाँ चली जाती हैं। जैसे इधर से अब इधर जाने लगेंगी तो यहाँ दाब बढ़ जाएगा, इसलिए यहाँ थोड़ा सा गर्मी होने के बावजूद भी दाब ज़्यादा होता है। तो जहाँ दाब ज़्यादा होगा उधर से ही ये मूव करती हैं पवनें। अब यहाँ दाब ज़्यादा होगा ऊपर वाले से कंपैरिजन में और इधर की साइड में, तो क्या करेंगी, ये मूव करेंगी उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ। अब निम्न दाब एक तो भूमध्य रेखा के पास होगा, क्योंकि यहाँ ऊपर उठ रही हैं, तो ये इधर से नीचे जाएंगी, और एक इससे ऊपर होगा अधो ध्रुवीय निम्न दाब की तरफ, तो ये यहाँ से इधर भी जाएंगी जैसे ऊपर जा रही हैं। तो इन वाली जो
आपकी ये वायु है, इसको उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें कहते हैं। इनसे जहाज़ भी आसानी से जाता है, इसलिए हमेशा जहाज़ की डायरेक्शन भी इसलिए इधर ही की साइड करते हैं, क्योंकि उसमें उसका फ्यूल कम लगता है और इधर ही की साइड ये मूव कर रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पे निम्न दाब है, उसके दोनों तरफ ऊपर उच्च दाब है, फिर उससे ऊपर निम्न दाब होगा और फिर उससे ऊपर और उच्च दाब होगा। तो ये याद रखना है, सबसे यहाँ निम्न दाब होगा, फिर दोनों तरफ ऊपर उच्च दाब होगा, फिर उनसे आगे दोबारा से निम्न दाब होगा और फिर सबसे ऊपर जो होता है ध्रुव पे वहाँ फिर उच्च दाब होगा। तो डायरेक्शन आप देख लो, उच्च दाब से सबसे नीचे उच्च दाब है ध्रुवों पे दोनों तरफ, तो ये किधर जाएंगे? जब ध्रुवों के दोनों तरफ उच्च दाब होगा तो निम्न दाब की तरफ आएंगे, तो इसलिए इसकी डायरेक्शन इधर है और इधर से इधर है। देखो दिख रही है। अब ये निम्न दाब है, निम्न दाब से तो उच्च, और इसके आगे भी इधर उच्च दाब है, तो इधर से भी निम्न दाब की तरफ आ रही हैं। देखो दोनों तरफ आ रही है ना। अब निम्न दाब की तरफ आएंगे उच्च दाब से, और यहाँ भी निम्न दाब है तो यहाँ उच्च दाब है, तो यहाँ से भी ये देखो इधर की साइड डायरेक्शन चल रही है। तो डायरेक्शन क्लियर हो गई होंगी आपको। अब तीसरी है अधो ध्रुवीय निम्न दाब। अब ये वाला निम्न दाब कैसे बनता है इसको देख लेंगे। देखो ये निम्न दाब, ये उच्च दाब, ये निम्न दाब, ये उच्च दाब, ऐसे ही ऊपर। तो ये निम्न दाब अब यहाँ पहुँच गए अधो ध्रुवीय निम्न दाब पे। दोनों गोलार्धों में लगभग 60 डिग्री अक्षांश के पास उत्तर और दक्षिण से आने वाली पवन, ध्रुवीय पूर्वी पवन और सनातन पछुआ पवन टकराकर ऊपर उठती हैं। तो यहाँ निम्न दाब कैसे बनेगा? दोनों तरफ देखो 60 डिग्री के आसपास है उत्तर और 60 डिग्री नीचे। अब ये देखो उच्च दाब से निम्न इधर की साइड भी अब चल रही है ना हवा, और ऊपर से भी इधर चल रही हैं। तो जब ये दोनों तरफ आपस से हवा आ रही हैं तो ये आपस में टकरा के ऊपर उठ जाती है। जब आप किसी भी चीज़ को देखोगे, जैसे इधर से भी आप जोर लगा रहे हो, इधर से भी जोर लगा रहे हो, तो ऊपर को उठने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स भी होती हैं, जिससे भूकंपीय ये हमारा हिमालय पर्वत भी बना है, वो तो है आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा कर। ऐसे ही ये वायु जब आपस में टकराती हैं तो ये ऊपर उठ जाती हैं। जब दोनों ऊपर उठेंगे तो यहाँ फिर से निम्न दाब बन जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ निम्न दाब बनता है। तो निम्न दाब यहाँ बनेगा और ऊपर ठंडा है उच्च दाब, ठंडा क्योंकि सबसे ज़्यादा ध्रुवों पे, तो वहाँ से फिर से वायु चलेगी। यहाँ तापमान कम होने के बाद भी वायुदाब बन जाता है, इसलिए यहाँ तापमान कम होने के बाद भी वायुदाब बन जाता है, और यहाँ तापमान ज़्यादा होने के बाद भी उच्च दाब बना रहता है। ये भी हमने पहले बताया ये। अब इसके बाद आखिरी क्या आएगा? ध्रुवीय उच्च दाब। ये उच्च दाब क्यों होगा? क्योंकि यहाँ तो सबसे ज़्यादा ठंड रहती है। ये दोनों गोलार्ध में 80 डिग्री और 90 डिग्री अक्षांश के बीच रहते हैं। 80 और 90 के बीच में बहुत कम तापमान के कारण पूरे वर्ष ध्रुवों में उच्च दाब बना रहता है। यहाँ से निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर ध्रुवीय पूर्वीय पवन चलती हैं। ये देखिए ध्रुवीय पूर्वीय पवन। तो आपने देख लिया 0 से 5 डिग्री दोनों तरफ आपका क्या होगा? डोलड्रम बनेगा। भूमध्य रेखा निम्न दाब। उसके बाद 30 से 35 के बीच दोनों तरफ आपका रहेगा उपोषण उच्च दाब, जिसको हॉर्स अक्षांश भी कहते हैं। हॉर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ व्यापारिक पवनें चलती हैं, जिससे जहाज़ आसानी से मूव करता है दोनों तरफ। ये देखो, फिर उसके बाद 60 डिग्री के आसपास होगा अधो ध्रुवीय निम्न दाब, और फिर सबसे ऊपर होगा 80 से 90 उच्च दाब, ध्रुवीय उच्च दाब दोनों तरफ। तो आप ये समझ गए, सबसे बीच में होगा निम्न दाब, फिर दोनों तरफ उच्च दाब, फिर उसके आगे निम्न दाब, दोनों तरफ ये, और फिर सबसे आखिर में फिर से उच्च दाब। अब क्या है प्रश्न उत्तर? अब देखो आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। तो देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हमें पवन को परिभाषित करें। तो पवन हमें पता है क्या होती है? जो उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती है। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्रों की ओर वायु की गति को हम पवन कहते हैं। अब प्रश्न 2 के मिलान करें। तो स्थानीय पवनें कौन सी होती हैं? जो हमेशा चलती रहती हैं। कौन सी चलती हैं? व्यापारिक पवनें चलती हैं। अभी हमने पढ़ा ही है कि अपनी पृथ्वी पर कैसे वायु मूव करती है। तो स्थानीय पवन कौन सी हो जाएंगी? व्यापारिक पवनें, स्थायी पवनें सॉरी। और स्थानीय पवनें क्या होती हैं? जो पर्टिकुलर एक जगह चलती हैं। तो वो कौन सी होती हैं? जैसे लू, हमारे यहाँ लू जो चलती है गर्मियों में, वह स्थानीय पवन है, यहीं पे चलती हैं, कहीं और नहीं चलती। किसी दूसरी जगह और भी कहीं और लू भी चलती होंगी, बट ये हमारी वाली लू स्थानीय है। फिर तीसरा है मौसमी पवनें। तो मौसमी पवनें क्या हो जाए? तो मौसम में चलती हैं, जैसे मानसून की पवनें जो हमारी ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे आती हैं गुजरात की तरफ। अब गतिविधि क्या दी हुई है? अपनी पुस्तक से 1999 में उड़ीसा में आए चक्रवात के प्रभाव का अध्ययन कीजिए और इस तरह की अन्य खबरों के बारे में पता कीजिए। अब इसमें हमें क्या करना है? ये आपके किताब से ही है, इसको आप पढ़ लो, और मैं इसमें मोटा मोटा बता देता हूँ क्या होता है। 1999 में उड़ीसा हमारा जगह है, इसके वेस्ट बंगाल के पास उड़ीसा स्टेट पड़ती है।
तो वहाँ पे हमारा कौन सा है, बे ऑफ बंगाल पड़ता है, बंगाल की खाड़ी। अब हमारे वहाँ क्या होता है, सर्दियों के आसपास जैसे जैसे अक्टूबर आ गया ना, हल्की हल्की सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, वहाँ निम्न दाब बन जाता है काफ़ी। तो निम्न दाब बनेगा तो उसके आसपास की सारी जो हवा है उच्च दाब वाली, वो उसकी तरफ भागने की कोशिश करेंगी। तो जैसे ही भागने की कोशिश करेंगे चारों तरफ से, तो एक चक्रवात वाला रूप ले लेता है। और ये धीरे धीरे बड़ा होकर इतना ज़्यादा बड़ा हो गया था कि इसमें वायु की स्पीड कितनी हो गई थी, 260 किलोमीटर प्रति घंटा, और 36 घंटे से भी ज़्यादा समय तक वो चलती रही थी। ये इतनी ज़्यादा तेज़ हवा थी कि इसने सारे पेड़ पौधों को उखाड़ दिया था, कच्चे घरों को भी नष्ट कर दिया था, और टेलीफोन की लाइनें, विद्युत सब वाली लाइटें तोड़ दी थी। और इसके फलस्वरूप इतनी बारिश हुई कि वहाँ नदियों तक में बाढ़ आ गई थी, उड़ीसा की प्रमुख नदियों में। और जो उसकी ज्वारीय तरंगे होती हैं, जो मतलब लहरें, वो 20 किलोमीटर तक आ गई थी, जिसके फलस्वरूप काफ़ी भयंकर तबाही हुई थी। अब इससे क्या हुआ था, और ये एक और था, 25 अक्टूबर 1999 को पूर्व पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब के कारण यह चक्रवात उत्पन्न हुआ था। मेन इसका उद्गम कहाँ हुआ था, ये थाईलैंड की खाड़ी जो हमारी बे ऑफ बंगाल से नीचे है, वहाँ से मेन हुआ था। वो उधर से गोल गोल घूमता हुआ हमारी बंगाल की खाड़ियों में और ये ज़्यादा चक्रवात खतरनाक बन गया था, और ये फिर इसने उड़ीसा पे आ गया था। यूजुअली हर साल उड़ीसा के आसपास, उड़ीसा बंगाल में ऐसे चक्रवात बनते रहते हैं, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में निम्न दाब बन जाता है जगह। अब इसी के साथ क्या हुआ था कि ये बहुत सारे लोग प्रभावित भी हुए थे, और ऐसी काफ़ी सारी और भी हैं, जैसे अंडमान निकोबार में भी आई थी। और काफ़ी क्या हुआ था, यहाँ पे जो साल, सांगवान और बांस के बागान हैं, वो उसके पूरे भूभाग ही नष्ट हो गए थे। और बल्कि पारदीप एवं कोणार्क के बीच स्थित मैंग्रोव के जंगल भी लुप्त हो गए। मैंग्रोव फॉरेस्ट है, आपने कभी पढ़ा होगा या आगे पढ़ेंगे, डिफरेंट, तो वहाँ मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं उड़ीसा के लिए, उड़ीसा के आसपास, वो भी बल्कि लुप्त हो गए थे। इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।